Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia and I am back again with a new video, and the topic for today's video will be the distal articular surface of the hip joint. In the last video we have covered about the proximal articular surface of the hip joint, that was the acetabulum, and in this video we will be covering about the femur. So let's begin. हमारा जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होता है नी जॉइंट, हिप जॉइंट का, उसमें हमारा फीमर का हेड आता है. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ये कवर किया था कि एसीटाबुलम में हमारा फीमर का हेड आकर आर्टिकुलेट करता है और हिप जॉइंट बनाता है. तो इस वीडियो में हम लोग फीमर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो जो हमारा फीमर होता है वो मोर सर्क्यूलर होता है एज कम्पेयर टू द एसीटाबुलम. एसीटाबुलम पर एक लेब्रम प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है एसीटाबुलम की टू आर्टिकुलेट विद द मोर सर्क्यूलर फेमोरल हेड. ठीक है, तो अब ये मोर सर्क्यूलर होता है हमारा. इसमें क्या होता है, एक जो हमारा फीमर का हेड है उसमें बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से लेके थोड़ा सा इंफीरियरली from the center of the head एक रफ इन सा, थोड़ा सा डीप इन सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फोबिया. ठीक है, ये हल्का सा ऐसे डीप इन सा होता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा नीचे. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोबिया, फोबिया कैपाइटिस. वहां पर क्या होता है, हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता और हमारा लिगामेंटम टेरिस जो होता है वो अटैच होता है. ठीक है, अटैच होता है. कहाँ पर अटैच होता है, फोबिया कैपाइटिस पर. ठीक है, फोबिया कैपाइटिस पर नो आर्टिकुलर सरफेस इज प्रेजेंट. ठीक है, कोई आर्टिकुलर सरफेस आर्टिकुलर कार्टिलेज इज प्रेजेंट. ठीक है, उसके बाद फीमर का जो हमारा हेड होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द शाफ्ट. जो हमारा हेड होता है फीमर का वो हमारा सुपीरियरली ऊपर की साइड, सुपीरियरली बीच की साइड मींस मीडियली, और थोड़ा सा आगे की साइड मींस एंटीरियरली प्रेजेंट होता है. तो एंटीरियरली, सुपीरियरली एंड मीडियरली विद रिस्पेक्ट टू द शाफ्ट ऑफ द फेमोरल हेड. ठीक है, शाफ्ट ऑफ द फीमर. ठीक है, अब इनके बीच में ना कुछ एंगल्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक है, किसके बीच में बनता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये बनता है हमारा हेड, नेक एंड शाफ्ट के बीच में. ठीक है, और जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ना, ये हमारा होता है फ्रंटल प्लेन में. ठीक है, एक सेकंड है हमारा एंगल ऑफ टॉर्जन, ये होता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन में. ठीक है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो हेड, नेक और शाफ्ट के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अगर हम इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखें तो ये क्या होगा, ऐसे कुछ. तो ये एक एंगल बन रहा है ना, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक है, इसको हम बाहर की साइड से भी देख सकते हैं ऐसे में. ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से हमें एक डिफॉर्मिटी के बारे में पता चलता है जो कि होती है कॉक्सा वैल्गा या कॉक्सा वैरा. ठीक है, कॉक्सा वैल्गा या कॉक्सा वैरा. तो जो हमारी कॉक्सा वैल्गा होती है उसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड एंगल हो जाता है ऑफ इंक्लिनेशन. कितना होता है, 125 से ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्सा वैल्गा. और अगर 125 डिग्री से कम हो जाता है हमारा एंगल बिटवीन द हेड, नेक एंड द शाफ्ट, तो उसको हम बोलते हैं कॉक्सा वैरा. ठीक है, जो हमारा कॉक्सा वैल्गा होता है ना
उसमें क्या होता है, बहुत कॉमनली हो जाते हैं हमारे डिसलोकेशंस, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिसलोकेशंस आर वेरी कॉमन इन कॉक्सा वैल्गा। तो जब हमारा इंक्रीज्ड एंगल हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं कॉक्सा वैल्गा, और जब डिक्रीज हो रहा है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो उसको हम बोल रहे हैं कॉक्सा वैरा। 125 से कम हो रहा है, 125 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ना, ये हमारा फीमेल्स में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा फीमेल्स में कम होता है एज कंपेयर टू द मेल्स ड्यू टू द वाइडर पेल्विस, ठीक है। वाइडर पेल्विस की वजह से होता है हमारा फीमेल्स में कम हो जाता है एज कंपेयर टू द मेल्स, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, एज के साथ साथ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो कम होता जाता है। कम क्यों होता जाता है? क्योंकि वर्टिकल वेट बियरिंग आ रही है, ऊपर से सारा वेट जा रहा है, हिप के थ्रू ही तो जा रहा है ना, तो वर्टिकल वेट बियरिंग के टाइम पे जो हमारा ये फेमोरल हेड होता है ये धीरे धीरे इंफीरियरली शिफ्ट हो जाता है। कैसे जाएगा? इंफीरियरली जाएगा अगर, तो ये नीचे की साइड जाएगा, ठीक है, तो ये लाइन कम हो जाएगी, तो ये एंगल कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये कौन सा? कॉक्सा वैरा डिफॉर्मिटी बन जाएगा, ठीक है। बट ये एज के साथ होती है, ज्यादा वेट बियरिंग की वजह से हो सकती है, ठीक है। और जो हमारा नेक होता है ना, नेक ऑफ फीमर, ये हमारा कितने 5 सेंटीमीटर का नेक होता है जो कनेक्ट करता है हमारे हेड को शाफ्ट से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एंगल ऑफ टॉर्जन। एंगल ऑफ टॉर्जन क्या होता है? ये हमारे ट्रांसवर्स प्लेन में देखा जाता है। ट्रांसवर्स प्लेन मतलब एक ट्रांसवर्स सेक्शन लगा लो, ठीक है, ऐसे में कट हो रहा है कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं हम ट्रांसवर्स में कट करके, ठीक है, तो वो ट्रांसफर सेक्शन हो गया। इसमें हम क्या देखते हैं? ये एंगल बनता है हमारा हेड, नेक एंड फेमोरल कॉन्डाइल, कॉन्डाइल्स के बीच में आता है ये एंगल हमारा, दैट इज द एंगल ऑफ टॉर्जन, ठीक है। और जो ग्रेटेड ट्रोकैंटर होता है ना हमारा, ग्रेटेड ट्रोकैंटर हमारा कहाँ पर, कौन से लेवल पर लाई करता है? वो हमारा बिल्कुल सेंटर ऑफ फेमोरल हेड के लेवल पर आता है हमारा ग्रेटेड ट्रोकैंटर, ठीक है। ये रहा ग्रेटेड ट्रोकैंटर यहाँ पे, ठीक है। और लेसर ट्रोकैंटर यहाँ पर होता है हमारा बिल्कुल इधर, ये हमारा लेसर ट्रोकैंटर LT, ठीक है। तो ग्रेटेड ट्रोकैंटर कम्स एट द लेवल ऑफ द सेंटर ऑफ द फेमोरल हेड, ठीक है। ये सारा हमारा फीमर के बारे में हो गया। अब हम कॉक्सा वैल्गा और कॉक्सा वैरा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिफॉर्मिटी जो होती है बहुत सारे डिसलोकेशन, इम्पिंजमेंट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टो इन टो आउट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा कॉक्सा वैल्गा होता है उसमें एंगल हमारा 125 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है बिटवीन द हेड, नेक एंड द शाफ्ट। और जो हमारा कॉक्सा वैरा होता है उसमें एंगल डिक्रीज हो जाता है, इज लेस देन 125 डिग्री बिटवीन द हेड, नेक एंड द शाफ्ट, ठीक है। अब ये हमारा हेड है फीमर का, और ये हमारा ग्रेटर ट्रोकैंटर हो गया, ऐसे है फीमर, ठीक है। अब ये हमारा ग्रेटर ट्रोकैंटर, ये हमारा हेड, ठीक है। अगर मेरा कॉक्सा वैल्गा हो रहा है, मतलब एंगल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब जो ये पोर्शन है ये ऊपर की साइड जाएगा, तभी तो ये एंगल इंक्रीज होगा, है ना। ये एंगल कब इंक्रीज होगा? जब हमारा हेड जो है वो सुपीरियरली चला जाएगा, तो सुपीरियरली जाएगा तो ये ग्रेटर ट्रोकैंटर के और पास आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फेमोरल हेड एंड द ग्रेटर ट्रोकैंटर विल डिक्रीज इन कॉक्सा वैल्गा। वेयरएज अगर अपोजिट होता है, अगर वैरस डिफॉर्मिटी होती है तो क्या होगा? नीचे की साइड आएगा, नीचे की साइड आने की वजह से जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा और ज्यादा, ठीक है। और हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन द फेमोरल हेड एंड ग्रेटर ट्रोकैंटर ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मोमेंट आर्म होता है, जो मसल का डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना मोमेंट आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट आर्म जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हमारा जितना ज्यादा मोमेंट आर्म उतना लेस फोर्स हमें लगाना पड़ेगा फॉर द मसल, ठीक है, टू वर्क।
और जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो मूवमेंट आर्म डिक्रीज होगा तो हमारा जो फोर्स है वो इंक्रीज करना पड़ेगा हमें फॉर द हिप एबडक्शन, ठीक है। वेयर एज यहाँ पर मूवमेंट आर्म इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज फोर्स एबडक्टर्स, ठीक है, फोर्स एबडक्शन फॉर एबडक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस। इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया वर्टिकल वेट बियरिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो फेमोरल हेड है वो थोड़ा सा नीचे की साइड चला जाता है, ठीक है, स्लिप हो जाता है। इसके नाम से देखो स्लिप, स्लिप मतलब कि नीचे की साइड जो हमारा फेमोरल हेड है वो क्या कर रहा है, स्लिप हो गया है, ठीक है। तो उसके स्लिप होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, हमारा एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट हो सकता है। इम्पिंजमेंट मैंने बताया था कि रब करने मतलब बहुत जब दो स्ट्रक्चर आपस में रब करते हैं, घिसते हैं, तो उनमें इम्पिंजमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया किसके, फीमर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एसिटाबुलम के बारे में सारा कवर कर लिया था, अब हमने फीमर और उसके हेड के बारे में सारा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बायोमैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। So till then keep studying, keep learning. Don't forget to hit the like button. Don't forget to subscribe.